वैदिक पीरियड हमने शुरू की थी, वैदिक एज के साथ हमने शुरुआत किया था, जिसमें जो है वो लेटर और अर्ली दो फेज़ में हमने वैदिक पीरियड को डिवाइड किया था। और तकरीबन अराउंड 1600 से लेकर 500 बीसी तक के बीच की जो ये कहानी है, जिसको वैदिक कल्चर भी कहते हैं, आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, हड़प्पा जो थी एक सभ्यता थी जो कि शहर जिसको कहते हैं, शहरी जो है वो वहाँ पे कल्चर था, यानी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन इसको हम कहते हैं। देन उसके बाद हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ, और हड़प्पा का डिक्लाइन होते ही वैदिक एज शुरू हो गई। उस वैदिक एज में वेद का मतलब हो गया नॉलेज, और ये कहा जाता है कि वेद जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, संस्कृत में इनका जो है ये वेद लिखे गए हैं, कभी भी लिखे गए हैं, चाहे पहले या बाद में, कभी भी लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। और इनको लिखने वाले कौन थे? आर्यंस। अब सवाल पैदा होता है कि ये आर्यंस यहाँ के थे या फिर बाहर के थे, तो उसके रिगार्डिंग थ्योरीज थी। तो वो थ्योरीज में सबसे पहले यूरोपियन थ्योरी थी, जिसको विलियम जोन्स ने सपोर्ट किया था, जिसमें उसने कहा कि जो यूरोपियंस हैं, मतलब यूरोपियन थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यंस जो है वो इंडो आर्यंस फैमिलीज है। मतलब ये जो है वो आपका कहाँ से आए हैं? मेडिटेरियन सी के पास से आए हैं, दैट मीन्स योर ईस्टर्न यूरोप। जो आर्यंस का घर था वो ईस्टर्न यूरोप था। इसका बेस उसने बताया कि इनकी जो संस्कृत के कुछ वर्ड है वो जो है वो जैसे माता पिता, मैत्री पैत्री, वो पीटर मैटर के साथ मिलता जुलता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसके थ्रू उसने ये बताया। देन उसका सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यंस का घर जो है वो सेंट्रल एशिया था। देन उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है आर्टिक रीजन थ्योरी की आर्यंस का होम क्या है? आर्टिक है। 6 दिन, क्योंकि वेदों में पता चलता है 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन का, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यंस जो थे वो अकॉर्डिंग टू द बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम द आर्टिक ओशन। देन उसके बाद तिब्बत थ्योरी दी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। देन उसके बाद इंडियन थ्योरी में ये बात करते हैं कि आर्यंस का होम जो था वो इंडिजीनियस था, वो यहीं के ही रहने वाले थे। देन उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द, अब इनिशियल 2 फेजेस है। तो जो अर्ली वैदिक फेज है उसमें जो आर्यंस रहते थे वो रहते थे सप्ता सिंधु रीजन में। सप्ता सिंधु रीजन, अब इसका पता कैसे चलता है कि उस रीजन में रहते थे? क्योंकि जो यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो नदियां हैं, इनके नाम संस्कृत में वेदों में मेंशन है, तो उनसे अनुमान लगाया जाता है कि इनिशियल फेज में वो यहाँ रहते थे। जब वो यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ पर अब जो इकोनॉमी है वो विलेज लेवल की है। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी विलेज होती थी, उन विलेजेस को बोलते हैं हम जन या ट्राइब्स, छोटी छोटी ट्राइब्स जिनको हम बोलते हैं जना। अब इन ये जो ट्राइब्स थी, विलेज का तो हमें पता चल गया ट्राइब थी, इसमें एक हेड होता था, विलेज हेड होता था एक। ठीक है, और विलेज हेड जब होगा, साथ में इनकी जो इकोनॉमी थी वो काव के अराउंड थी। मतलब जिसके पास ज़्यादा काव है वो रिच पर्सन है, गोपति। ठीक है, यहाँ से जो है वो विलेज हेड भी कहा गया है उसको। तो ये सिस्टम था पूरा का पूरा अर्ली वैदिक फेज में। लेकिन यहाँ पर पॉलिटी इकोनॉमी क्लियर हो गया, काओ के अराउंड इकोनॉमी थी सब कुछ। ठीक है, बार्टर सिस्टम था, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर था लेकिन उतना नहीं था। एग्रीकल्चर करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे। एग्रीकल्चर कम होता था, लेकिन होता था थोड़ा बहुत। एग्रीकल्चर यहाँ पर क्यों नहीं होता था? उसका कारण ये है कि इस टाइम पर इन लोगों के पास जो है वो कॉपर नहीं था, सॉरी कॉपर था, आयरन नहीं था। तो आयरन ना होने की वजह से ये लोग जो है वो पेड़ जंगलों को नहीं काट सकते थे कॉपर से उतने हाई लेवल पर, इसलिए ये लोग जो है वो स्लैश एंड बर्न, मतलब छोटे लेवल पर झूम कल्टीवेशन करते थे। अब यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आर्मी का, कि इन लोगों के पास आर्मी कैसी थी। तो याद रखना, इन लोगों के पास इनिशियल में आर्मी नहीं थी। जब आर्मी की बात होती थी तो जो पूरी की पूरी विलेज है, जो पूरी की पूरी फैमिली है, वो प्रोटेक्ट करेगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे झेलम का वतिस्ता, ठीक है, ब्यास का विप्सा, विपासा, और चेनाब का अस्किनी, रावी का परुषिणी, सतलुज का सतुद्री, सरस्वती जो मॉडर्न डे आपका घग्गर नदी है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये भी याद रखना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है इनिशियल फेज में ये यहाँ पर थे, और उसके बाद जब लोहे की खोज हो गई 1000 बीसी में, उसके बाद ये लोग इधर को शिफ्ट होना शुरू हो गए। देन फिर ये आपका गंगा और
गंगा और आपका यमुना जो नदियां हैं, इन दोनों के बीच में आकर रहना शुरू होते हैं। यहाँ पर ये लोग एग्रीकल्चर शुरू करते हैं, और जब एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है हायर लेवल पर, सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू होती है, तो ये जन से जनपद बन गए। फिर जनपद बन गए, देन जनपद से फिर महाजनपद जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं अराउंड 6th सेंचुरी BC में। तो ये जो 6th सेंचुरी BC में सेकंड जनपद बनते हैं, दैट इज़ योर महाजनपद, और इसको कहते हैं आप सेकंड अर्बनाइजेशन। ये याद रखना, सेकंड अर्बनाइजेशन करके पूछा जाता है। कितने महाजनपद है टोटल? 16 है सर। 16 महाजनपद। अब हाँ जी। आपको कल के लिए काम है कि आपको ये 16 महाजनपद याद करने हैं, कौन सा जनपद क्या है और उसकी कैपिटल क्या है और कहाँ पर है। प्लस साथ में आप क्या करोगे, ये 16 जनपद की फ़ोटो भी खींच कर भेजोगे, ड्रॉ करके इनको मैप के ऊपर। वहाँ पे कैपिटल भी लिख देना साथ में, और वहाँ के जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनके बारे में भी लिखना। वैदिक पीरियड के बारे में और तो नहीं पढ़ना अभी? ठीक है सर, इतना ही। इतना काफ़ी है, एक बार और आज हम्म। कवर कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद, मैंने आपको बता दिया सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें जो है वो आपको कितने हाइम्स मिलते हैं, 1028 हाइम्स, यानी कि मंत्र, और कुछ जो है इसमें अंग भी मिलते हैं, कुछ बुक्स भी मिलती है, कुछ संहिताज भी मिलती है। हमें याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 1028 हाइम्स है। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। हर वेद, 4 वेद है, हर एक 4 वेद जो है वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रह्मणाज, अयंकार, उपनिषद, और ब्रह्मणाज, अहंकार, उपनिषद, इनमें डिवाइड है। उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठकर जो है वो हम शिक्षा कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं। अहंकार मतलब फॉरेस्ट में लिखी जाए, ये ऐसे पार्ट हैं वेदों के जो कहाँ लिखे गए हैं, फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में कोई चीज़ अगर कोई लिख रहा है, दैट मीन्स उसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, सन्यासी है। तो इसमें क्या है, सेक्रीफाइस की बात की गई है, और इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बुक। ब्राह्मणाज का मतलब ये हो गया कि ब्राह्मण्स, वेदों का जो रिचुअल्स है, जो मंत्र है, उनके बारे में, और साथ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्राह्मण्स के लिए है कि वो किस तरह से उच्चारण करेंगे, प्रोसीजर क्या है, दैट इज मेंशन इज ब्राह्मणाज। तो हर वेद में ये पार्ट होता है सबका। वैदिक लिटरेचर, अब इनिशियली ये कहा जाता था कि वेद जो है वो नॉलेज का भंडार है। अभी भी ऐसा माना जाता है कि वेदों में हमें हर सोल्यूशन मिलता है। इनिशियली ये 2 कंसेप्ट पर बेस्ड थे, एक श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब उसकी स्मृति चिन्ह बनाकर अपने पास रखना। दैट मीन्स लिखित रूप में नहीं थे, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाए जाते थे। जब मान लीजिए, और यहाँ पर ये मेंशन किया गया है इनिशियल फेज में कि यहाँ पर जो सोशल डिवीजन थी, सोशल जो यहाँ पर डिवीजन थी वो कर्म बेस्ड थी। अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो टीचर है, अगर कोई लड़ रहा है तो वो क्षत्रिय है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है दैट इज वैश्य, और इन सबको सर्विस दे रहा है तो वो शूद्र। यहाँ पर अनटचेबल्स का मेंशन नहीं है। वुमेन को भी यहाँ पर रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, और सभा समितिज में वुमेन को अलाउ किया गया था पार्टिसिपेट करना, लेकिन सिर्फ ये था जनपद पीरियड तक। जब यहाँ पर लेटर वैदिक फेज आती है, लेटर वैदिक फेज में, तो यहाँ पर क्या होता है, लेटर वैदिक फेज में 3 आते हैं, साम, यजुर, अथर्व। अब ये तीनों के दिनों में सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं। साम वेद मतलब यहाँ पर मेंशन है कलेक्टिव ऑफ मंत्रास, यहाँ मंत्रों की कलेक्शन है, प्लस यहाँ पर मंत्र जो है वो किस तरह से गाए जाएंगे, यहाँ पर गाने की बात की गई है। दैट मीन्स मंत्रों का जो उच्चारण है वो किस तरह से होगा, म्यूजिक की फॉर्म में होगा। तो साम में हमें सबसे पहले म्यूजिक का पता चलता है। देन उसके बाद यजुर्वेद, ये पहले आता है यजुर्वेद, यहाँ पर जो है वो नहीं लिखा गया है पहले, पहले दूसरे नंबर पर यजुर आता है, तीसरे नंबर पर साम आता है। तो यजुर्वेद में क्या है, जो मंत्र आपके ऋग्वेद में मेंशन है उनका प्रोसीजर है कि उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। प्लस साथ में यजुर्वेद में याद रखना सबसे पहले सेक्रीफाइस के बारे में भी बात किया गया है। देन अथर्ववेद, अथर्ववेद कलेक्शन ऑफ मैजिक्स एंड चार्म्स, यहाँ पर मैजिक एंड चार्म्स के बारे में बताया गया है। अर्थ, अथर, अर्थ का मतलब ही ये हो जाता है, अर्थ अर्थशास्त्र से भी लिंक कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जो बेसिक इकोनॉमी की भी बात की जा रही है, और यहाँ पर याद रखना जो इविल स्पिरिट्स है इनके बारे में, प्लस साथ में डिजीज, जब डिजीज की बात की जाती है तो हमेशा याद रखना मेडिसिन का भी जो है वो आपको अथर्ववेद में जो है वो मेंशन मिलता है। ब्रह्मणाज में आपको बता दिया,
रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपकी किसके लिए, ब्राह्मण के लिए। अयंकार्स फॉरेस्ट बुक हो गया। उपनिषद टू सिट नियर समवन। उपनिषद में दो बातों का जो है वो मेन फोकस क्या है, एक आत्मन और एक ब्राह्मण। आत्मन मतलब इंटरनल, जब हम खुद का आंतरिक ज्ञान की तरफ जाते हैं, जिसमें हम खुद के बारे में जानना समझना शुरू करते हैं। अब देखो खुद के बारे में समझने का तरीका क्या है, खुद के बारे में समझने का तरीका है ध्यान, और ध्यान करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अप्लाई करी है, ये चीज़ अप्लाई की है गौतम बुद्धा ने, ये चीज़ अप्लाई किया है जैनिज्म ने, मतलब महावीरा ने। जब उन्होंने खुद के बारे में नॉलेज अटेन कर ली, उनको खुद के बारे में ज्ञात हो गया कि हम क्या है, देन उसके बाद उस फेज़ को, खुद को जानने की जो फेज़ थी, उसके बाद उन्होंने खुद को समझा, फिर उन्होंने बाहर वर्ल्ड को समझा, देन उसे उन्हें पता चला कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। देन वो महावीर बन गए, देन वो बुद्ध बन गए। तो ये फेज़ है जो कि वेदों से ही उन्हें भी प्राप्त हुआ, उन्होंने एक्चुअल में एग्जैक्ट मीनिंग को समझा। क्योंकि वेद जब लेटर वैदिक फेज में, जब आप 6th सेंचुरी बीसी तक पहुंचते हो, तो यहाँ पर देखते हैं कि वेदों में ब्राह्मण्स का डोमिनेशन हो गया था। लेटर वैदिक फेज में जो है, पहले कर्म बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन अब जो है वो बर्थ बेस्ड हो गई। जब बर्थ बेस्ड हो गया तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, ठीक है। इससे क्या है, क्लास डिवीजन जो है वो क्रिएट होने लग गई, प्लस वुमेन को जो है वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं मिली। कास्टिज्म जो है वो सोसाइटी में डेवलप्ड होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशन हुआ वो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ, जब लोग बहुत परेशान हो गए कि यार हर जगह संस्कृत, आप गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हो, ठीक है, और ये सब इतने सारे चैलेंजेस आ गए। तो फिर यहाँ से बर्थ होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का, दो नए रिलीजन का, जो कि पूरे के पूरे बेस्ड थे किस पे, आपका एक तरह से वो टीचिंग्स जो प्योरली मेंशन्ड है उपनिषद में। उन्होंने वहाँ से जो है वो टेक ओवर किया, उन्होंने समझा, कुछ अच्छा सीखा, कुछ बुरा सीखा, बुरा समझा, बुरा जाना कि बुरा क्या है, अच्छा बुरा क्या है, भेद किया, डिफरेंस किया। फिर बुद्धा ने जो है वो उसमें मिडल पाथ की तरफ को फॉलो किया, और जैनिज्म ने कहा कि हमें बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो सब कुछ का त्याग कर देना चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे सारा का सारा। उपनिषद में भी जो इंपॉर्टेंट है वो मुकंदय उपनिषद है, जहाँ पर सत्यमेव जयते मेंशन है, हमारा मोटो है ये। देन उसके बाद यहाँ पर मैरिज फॉर्म्स के बारे में बात की गई है, जिसमें दो तरह की मैरिज की बात की गई है। अनुलोमा जो कि सेम वर्ण में शादी हो रही है, प्रतिलोमा अलग वर्ण में शादी हो रही है। अब सेम वर्ण में शादी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रतिलोमा में उस टाइम पे कम, जब रिजिड कास्टिज्म था। देन उसके बाद वेदांता और वेदंगा। वेदांता मतलब एंड ऑफ द वेदास, ये लिखे गए हैं तब जब वेदों का एंड हो रहा होता है। दे रिवील एज द फाइनल एम ऑफ द वेदास, कि फाइनल एम जो है वेदास का वो क्या था। और वो यहाँ पर देखो कंसेप्ट ये समझो कि जब ब्राह्मणाज में मेंशन किया गया रिचुअल सेक्रीफाइस का, तो वो ये सिस्टम बनता है यहाँ से कि आपको अगर कुछ भी करना है तो यू हैव टू परफॉर्म सेक्रीफाइस। अब इतने सारे सेक्रीफाइसेस हो गए, रोज के रोज सेक्रीफाइसेस, पर्सन कितने सेक्रीफाइस करेगा, तो उससे जो है वो अब लोग भी तंग आने लग गए। तो यहाँ पर वेदांता में उस चीज़ को कंडेम्ड किया गया, उस चीज़ को मना किया गया को हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं जरूरी है, लिमिटेड जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर करो, जहाँ पर नहीं है वहाँ नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ है, अगर स्टूडेंट लाइफ में किसी को संन्यास करना है तो वो किसी का सेक्रीफाइस करना है तो वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, आज के टाइम की अगर हम बात करें, हम नहीं देखेंगे इंस्टा रील्स, नहीं करेंगे इंस्टा स्क्रोलिंग, तो वो क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। अब यहाँ पर ये नहीं होगा ना कि स्टूडेंट लाइफ है तो खाना खाना ही छोड़ दो, ये वाला सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। इस तरह से वेदांता में भी ये मेंशन किया गया है कि अगर आपको सेक्रीफाइस करना है तो दैट नॉट मीन्स कि आप घर बार छोड़ के सब कुछ ही छोड़ के चले जाओ, आपका बच्चा जो है वो, आपके बच्चे, आपकी फैमिली जो है वो रहे, मतलब उनकी परवाह ही नहीं आपको। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर कंडेम्ड किया गया है। साथ में सेरेमनीज को भी यहाँ पे कंडेम्ड किया गया है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो गलत है। वेदांगा इन शॉर्ट सिंपल क्लियर है, एक बड़ी बुक के छोटे छोटे पार्ट्स। पुराणाज अपने आप में ही क्लियर होता है। पुराना मतलब ओल्ड, पुराना ओल्ड, जो कब से कब में लिखे गए, 6th सेंचुरी 4th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी के बीच में लिखे गए हैं, जिसमें जो है वो आपको सारी स्टोरीज मिलेगी। इसमें पुराणाज में आपको एपिक्स भी मिलते हैं, जिसमें महाभारत, रामायण है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स है। धर्मशास्त्र यहाँ पर मिलते हैं, जिन धर्मशास्त्र मतलब जो धर्म से रिलेटेड लॉज मेंशन है, जो आजकल न्यूज़ में भी रहते हैं काफ़ी। दो इंपॉर्टेंट एपिक्स है, एक रामायण और एक महाभारत।
रामायण और महाभारत, महाभारत द्वापर में हुआ है, रामायण त्रेता में हुई है। इनका फेज देख लो, ये जिस फेज में कंपोज हुई है 400 BC से लेकर 400 CE, और 400 ये भी सिमिलर है दोनों का। और रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है। इतना ही इसमें याद रखने के लिए जरूरी है। अभी वैदिक एस्पेक्ट में हम इसके कल्चर और अदर एस्पेक्ट को भी देख लेते हैं, जिसमें पॉलिटिकल लाइफ के बारे में अगर हम चलते हैं सबसे पहले, तो एक ट्राइबल सोसाइटी इनिशियली, अब ये यहाँ पर बात की जा रही है ऋग्वेद की, तो यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी थी जिसका जो हेड था वो था गोपति, या गोपा भी इसको कहते हैं। अब गो का मतलब मैंने आपको बताया था क्या हुआ, मुझे बताओ गो का मतलब क्या हुआ। जो ये गो वर्ड है ये किसके साथ लिंक करता है शिवाती मैम? सर गाय के साथ ही है। हाँ, गाय के साथ लिंक करता है। अब देखो इतना बड़ा विलेज का हेड, उसका नाम गोपति, दैट मीन्स अराउंड जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो किसके अराउंड घूम रही है? गाय के अराउंड घूम रही है। गाय के। ठीक है, यहाँ से यही याद रखना है। और जो सबसे छोटी यूनिट थी उसको कहते थे यहाँ पे फैमिली, कुल। कुल। फैमिली हाँ जी। मतलब फैमिली सबसे छोटी यूनिट हुई जिसको कहते हैं कुल, और सबसे बड़ी कौन सी हुई? जन। सबसे बड़ी, हाँ जी। ये याद रखना है। यहाँ पर सब कुछ जो है वो वर्ड आपके जी से शुरू होते हैं। देखो, ग्रेवेसना, घोषा, गवायत, ठीक है, सर्च ऑफ काउ। और यहाँ पर जो है वो आपको लड़ाई भी देखने को मिलती है। वो एक ऋषि परशुराम, जामदग्नि की गाय चोरी कर ली थी ना, हाँ जी। अगर कौन था वो, एक राजा था उसने, तो उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर स्टोरी इसीलिए मिलती है वो देखने के लिए। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में सभा, समिति, विदिता और गणा, ये चार इंपॉर्टेंट है। सभा, समिति मैंने आपको बताया था, सभा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम वाले, ठीक है। उसको समिति मतलब पूरी की पूरी लोकसभा, और विदिता मतलब ट्राइबल असेंबली, ठीक है, जो फंक्शंस ट्राइबल असेंबली विद डाइवर्स फंक्शन, उनके अलग अलग फंक्शन है। और गणा का मतलब हो गया असेंबली और ट्रूप्स। पुरोहित, अब कौन कौन इंपॉर्टेंट है अर्ली वैदिक फेज में? आर्मी तो नहीं थी, पहला ध्यान रखना। पुरोहित था, प्रीस्ट, जो कि हेल्प करेगा राजा को। इन रिटर्न उसको क्या मिल रही है? दक्षिणा मिल रही है, ठीक है। सेनानी मतलब आर्मी चीफ, ठीक है, आर्मी हेड होगा। गृहमणी मतलब विलेज का हेड, ठीक है। वज्रपति मतलब ऑफिसर वो कंट्रोल द ट्रेजरी, जो पैसे को कंट्रोल कर रहा है। पैसा यानी कि ट्रेजरी मतलब जो भी लेन देन होता है सारा वो देख रहा है। तो ये सब जो था वो अर्ली वैदिक फेज में था। देन उसके बाद यहाँ पर अर्ली वैदिक फेज में ऐसा माना जाता है कि जब आर्यंस भारत में आए तो उससे पहले भारत में कोई लोग रह रहे थे, तो वो थे दास और दस्युस, जिनकी जो है वो लड़ाई हमें देखने को मिलते हैं। 40 साल लड़ाई हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी वो? सर सांबर और सांबर और दिवोदास के बीच में, जिसमें देवदास के दिवोदास बीच। जो है वो जीत जाता है। इसके बाद दिवोदास का ग्रैंडसन था सुदास। सुदास जो ग्रैंडसन था दिवोदास का, इस यहाँ पर जो वो 10 किंग बैटल हुई है, जिसमें एक साइड था वशिष्ठ और दूसरी साइड था आपका विश्वामित्र। इन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई हो रखी है। दो सेग्स की लड़ाई है एक्चुअल में। यहाँ पर ये लड़ाई 10 किंग की नहीं है, ये लड़ाई है सेग्स की। दो, एक ने एक को सपोर्ट किया, एक ने एक सपोर्ट किया सुपरमेसी के लिए। तो अब देखो, दो ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं, दैट मीन्स सुपरमेसी किसकी हो रही है? क्षत्रिय की नहीं, ब्राह्मण की। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को नॉलेज है वेदों की, ब्राह्मण ने बताना है कि वेद में क्या मेंशन है। तो ये लड़ाई जो है वो यहाँ से शुरू होती है। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमी यहाँ पर चलती है, पूरी की पूरी जो सोसाइटी चलती है, और पूरी की पूरी जो है वो आपकी वेदों के अराउंड चलती है। और वेद में मेंशन किया गया है अर्ली फेज में काउ को, तो काउ जो है वो प्रधान है, बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद सोशल लाइफ में कुला जो है वो सबसे छोटी फैमिली की जो सबसे छोटी यूनिट हो गई यहाँ पर, और सबसे बड़ी होगी जन, या फिर जिसको हम ट्राइब कहते हैं। और यही जन जो है वो बाद में लेटर वैदिक फेज में ट्राइब्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज योर जनपद। जब दो ट्राइब्स आपस में मिल जाती है तो वो बन गए जनपद, ठीक है। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन की, तो इनिशियली आपका जो ये पैट्रियार्की सोसाइटी थी, मतलब मेल डोमिनेशन यहाँ पर था, लेकिन वुमेन को भी रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी। वुमेन एजुकेशन दी जाती थी वुमेन को, और वुमेन जो है वो असेंबली एड्रेस भी कर सकती थी, ठीक है। यहाँ पर वुमेन जो है वो मैरिज सिस्टम जो था वो वुमेन का कैसा था? एक तरह से गर्ल्स को सती या प्रथा ऐसी कुछ मैरिज सिस्टम नहीं देखे गए, सती या पर्दा सिस्टम जो है वो नहीं देखा गया है। प्लस साथ में स्वयंवर होते थे। अब स्वयंवर में क्या है कि महिला को अधिकार है, वो अपना जो है वो वर खुद चुन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको राइट्स मिल रहे हैं। लेकिन
कंसेप्ट ये भी आता है कि या क्या ये राइट सिर्फ अपर सेक्शन तक अवेलेबल थे या लोअर सेक्शन में भी थे। तो इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना, यहाँ पर ये सिर्फ जो है वो अर्ली वेद में थे। विडो रिमैरिज भी जो है वो अर्ली वैदिक फेज में देखी गई है। देन उसके बाद आती है आपकी लेटर वैदिक फेज। लेटर वैदिक फेज में जो है वो चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। जब लोहे की खोज हुई तो उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हुई। तो जो पहले डिवीज़न ब्लैक एंड वाइट में थी, अब वो कास्टिज्म में हो गई। ठीक है, और एक नई कास्ट बन गई, दैट इज़ योर अनटचेबल, जो विलेज के बाहर रहते थे। अनटचेबल्स जो विलेज के बाहर रहते थे। और यहाँ से जो है वो आपका पूरा वर्ण सिस्टम जो है वो कर्म बेस्ड हो जाता है। जो वुमेन की रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी वो चल जाती है, अब वो नहीं रहती है, अब सभा समिति में वो नहीं अटेंड कर सकती। प्लस साथ में जो जन थे वो जनपद बन जाते हैं, और फुल पूरी की पूरी जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। एग्रीकल्चर या इकोनॉमी, जो इकोनॉमी पहले गाय के अराउंड थी, अब वो इकोनॉमी किसके अराउंड घूम जाती है, एग्रीकल्चर के अराउंड। ठीक है, कैटल रियरिंग, गोमत, मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया सारा का सारा। देन उसके बाद यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है कि जब आपका लेटर वैदिक फेज शुरू हो जाती है तो यहाँ पर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ साथ सेटल्ड एग्रीकल्चर प्लस प्रोडक्शन जो है वो आपको हाई लेवल पर देखने को मिलती है। मतलब एग्रीकल्चर शुरू होता है। क्यों एग्रीकल्चर होता है, उसका एक ही रीज़न है, 1000 बीसी में आयरन की खोज, लोहे की खोज के बाद ही जो है वो सब कुछ पॉसिबल हुआ हो पाया। एक कंसेप्ट और याद रखना यहाँ पर, हेलमेट, स्वॉर्ड्स और हॉर्स, ये तीनों का तीनों ना, ये तीनों, दो तो ऑलमोस्ट रख लो, स्वॉर्ड्स को अगर हम छोड़ दे, जब ये घोड़े की बात की जाती है तो हमेशा याद रखना वेद की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है क्या, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ अगर परफॉर्म, कहीं हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस यज्ञ का नाम पढ़ा, पढ़ा था सर। अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध हड़प्पा में हड़प्पा में नहीं पढ़ा था। सिर्फ पढ़ा, जब ये तभी आता है जब जो है वो हम अर्ली वैदिक फेज को बात करते हैं। अच्छा। तो क्योंकि हड़प्पा में तो घोड़े का एविडेंसेस ही नहीं है। ठीक है, जी। रिलीजन की अगर हम बात करें तो टेम्पल्स नहीं है हड़प्पा में, ये लोग नेचर की वर्शिप करते थे, मोर आइडल वर्शिप। टेम्पल नहीं है ऋग्वेद में, याद रखना, ऋग्वेद में टेम्पल नहीं है, नेचर की वर्शिप करते हैं। और नेचर में भी कौन आता है, इंद्र भगवान। तो इन्होंने कहा है कि थंडर का देवता कौन है, इंद्र भगवान, वायुदेव, अग्निदेव। ठीक है, और साथ में जो है वो जल की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर होता है हमें यहाँ पे कि इंद्रा जो है वो ग्रेटेस्ट गॉड, और इन सब तक सारे भगवानों तक पहुंचने का जो तरीका है वो कौन है, आपका अग्नि। सेकेंड इंपॉर्टेंस दी गई है अग्नि को। उसके बाद वरुण, वरुण यानी कि जो देव है जो बारिश वगैरह करता है। ठीक है, गॉड ऑफ वाटर वगैरह। सोमा मतलब अमृत। ठीक है, गॉड ऑफ प्लांट्स, ये याद रखना, गॉड ऑफ प्लांट्स कौन है, सोम। ये पूछा जाता है पेपर में, मैम ध्यान रखना। यमा, यमराज भगवान, यमराज तो आज भी जो है वो डेथ के देवता है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ डेथ। रुद्र, रुद्र यानी कि शिवजी भगवान। ठीक है, यहाँ पर जो है वो रुद्र को डिजीज वगैरह के साथ लिंकअप किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। सूर्य जो है वो सन ऑफ डायोस। ठीक है, जो कि डार्कनेस जो है वो यहाँ से और स्प्रेड लाइट, मतलब डार्कनेस को अवे करता है। और सूर्य जो है वो एक तरह से इसमें ये कहा गया है कि सूर्य भगवान जो कि तब जब राइज करते हैं तो डार्कनेस जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि अंधेरा जो है वो हट जाता है। देन उसके बाद आपका सावित्री, ये सोलर डाइटी है। ठीक है, सोलर डाइटी सावित्री एक सोलर डाइटी है जिसके ऊपर गायत्री मंत्र भी बेस्ड है। वो टू वूम द फेमस गायत्री मंत्र अस एट्रीब्यूटेड इज एट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो कि थर्ड मंडल जो है वो आपका ऋग्वेद का, उसमें ये मेंशन्ड है। अब ये पूछा, मैम ये पूछा है आपको, क्वेश्चन आया है कभी ये इस तरह से कि थर्ड मंडल में जो है वो आपका गायत्री मंत्र मेंशन्ड है, और वो कौन सी डाइटी को है, सावित्री। सर ये आया था कि नौवें मंडल में कौन से देवता के बारे में बात की गई है। कौन से देवता के बारे में, सोम के बारे में। तो सोम यानी कि ये यहाँ पर देखो, हाँ जी। ऑल हाइम्स ऑफ द 11th मंडल असिस्टेड होम। मैम 11वां मंडल है यहाँ पे तो। हाँ हाँ सर, पता नहीं 11वां ही होगा, तो फिर ऐसे पूछा था कि कौन से मंडल में सोम देवता की बात की। हाँ, तो 11वें मंडल में बात की कर रखी है। और
आपका जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है, ठीक है, और सावित्री को डेडिकेटेड है। साथ में अदिति, अदिति मतलब गॉडेस ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी एंड द मदर ऑफ ऑल गॉड्स, सारे के सारे गॉड्स की जो माता है वो कौन है आपकी, अदिति। पृथ्वी अर्थ गॉडेस है। विष्णु, विष्णु को यहाँ पर जो है वो इनफ्रिक्वेंटली विष्णु को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ठीक है। और उसके बाद वायु गॉड ऑफ विंड्स है। अश्विन, अश्विन गॉड ऑफ विंड्स, गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी। अश्विन कुमार्स ये गॉड ऑफ, ठीक है, ट्विन गॉड्स हैं ये अश्विनी, और ये जो है वो गॉड ऑफ वॉर्स एंड फर्टिलिटी है, याद रखना। उषा, उषा का मतलब होता है गॉड ऑफ डॉन, डॉन मतलब रात्रि एक तरह से। और सीनी वाली जो है वो बेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस, अगर बच्चे नहीं होते थे तो उनसे जो है वो पूजा वगैरह की जाती थी उनकी, इस तरह से। तो दो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो आपका यही सबसे पहला हो जाता है कि 11वें मंडल में सोम है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो 4-5 जो है वो स्टेजेस के बारे में मेंशन किया गया है गॉड्स के अलावा। जो जो है गंधर्व जो कि म्यूजिशियंस हैं, अप्सराएं जो कि मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स, ठीक है, जो अप्सराएं आजकल स्वर्ग में है, ठीक है। विश्व देवास यानी कि इंटरमीडिएट डाइटीज, और आर्यमन्स हो गया आपके, आर्यमैन हो गया आपके गार्डियन ऑफ कम्पैक्ट एंड मैरिजेस, एक तरह से गार्डियन जो है वो प्रोवाइड कर। देन उसके बाद ये सारे के सारे यहाँ पर ना मैम्स जो टर्म्स है और उनके मीनिंग्स हैं ये पूरे मेंशन्ड है, अगर आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। लेटर वैदिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन 1000 से लेकर 500 बीसी के बीच में, यहाँ पर जो है वो डिस्कवरी ऑफ आयरन, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। लेटर वैदिक फेज में कॉम्प्लेक्स चेंजेस आए हैं, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब में। सोशल में कास्टिज्म आ गया, पॉलिटिकल में जनपद बन गए, और इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर आ गया। ये 3 याद रखना मैम, ऐसे इजी रहेगा ना याद करना। सोशल में कास्टिज्म आ गया, पॉलिटिकल में जनपद आ गया, और इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, याद रहेंगे। हाँ जी। अब ये सब हुआ कहाँ पे, गंगा यमुना द्वाब में। गंगा यमुना द्वाब में ये सब शुरू होता है। तो दूसरा कंसेप्ट यहाँ से जो है वो क्लियरली याद रखना है, वो ये कि ये शुरुआत कहाँ होती है आपकी, गंगा यमुना द्वाब वाले रीजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा यमुना देखो पहले वाले अर्ली वैदिक फेज में नॉट मेंशन्ड, अर्ली वैदिक फेज में जो है वो ये सब मेंशन नहीं किया गया, लेकिन लेटर वैदिक फेज में मेंशन किया गया गंगा यमुना को। पॉलिटिकल लाइफ, और पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पहले लोग लड़ रहे थे गाय के लिए, लेकिन अब लोग लड़ रहे हैं जमीन के लिए, टेरिटरी के लिए। क्यों? क्योंकि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से लड़ने लगे, उसने उसके ट्राइब पे कब्जा कर लिया, उसने उसके ट्राइब पे कब्जा कर लिया, इस तरह से कंटिन्यूसली चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई होती है वो टेरिटरी के लिए होगी। तो अब यहाँ पर जब टेरिटरी के लिए लड़ाई हो रही है, तो अब हो गया यहाँ से राष्ट्र पहले, यानी कि नेशन पहले। पहले आर्मी थी मैम, पहले आर्मी थी या नहीं नहीं थी? नहीं नहीं थी। सर। अब आर्मी हो गई, हाँ जी। अब बन गई एक स्टैंडिंग आर्मी। जब आर्मी बन गई तो आर्मी को वेतन भी देना पड़ेगा, और वेतन देने के लिए पैसा चाहिए, तो अब टैक्स भी शुरू हो गया। पहले टैक्स सिस्टम नहीं था, पहले होती थी बलि, लोग अपनी मर्जी से देते थे जितना देना है, लेकिन अब शुरू हो गया कंपलसरी, कितना आपको देना ही पड़ेगा। पहले लड़ाई होती थी गाय के लिए, अब लड़ाई हो रही है टेरिटरी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहले जो वुमेन के रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी अब वो नहीं रही, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीजन्स की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो विराट आता है, विराट, ठीक है, सव्रत, भोजा और सम्राट और मिडल राजा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्षत्रिय बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और पहले याद रखना जो अर्ली वैदिक फेज में था, यहाँ पर जो राजा था ना, जो जनपद था, जो गोपति जिसको हम कहते हैं, वो ना इलेक्टेड होता था, वो हेरिडेटरी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर जो पोस्ट हो गई राजा की वो हेरिडेटरी, जो विलेज हेड जो बन गया वो बन गया हेरिडेटरी। मोनार्की यहाँ से शुरू होती है। अब हेरिडेटरी मिल गया मतलब कि मेरे मतलब आपके, या जैसे समझ लो कि अभी मैं राजा हूँ, देन मेरे बच्चे राजा होंगे, उसके बच्चे राजा होंगे, इस तरह से हेरिडेटरी सिस्टम। पहले ये नहीं था, पहले था एक इलेक्टेड होता था, सभा समिति इलेक्ट करती थी। तो यहाँ से एक भी याद रखना, पॉलिटिकल में क्या शुरू हो गया, हेरिडेटरी।
जब हेरिडेटरी शुरू हो गया तो मतलब राजा को डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उसमें अश्वमेध हो गया, राजसूय हो गया, ये सब भी परफॉर्म होने शुरू हो गए। देखो आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा इनिशियली देखो, राजा राजसूय हो गया, ठीक है, वजापेयी, ठीक है, और उसके बाद हो गया अश्वमेध। ये तीन इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि तीन है ये। तो राजसूय तो हो गया, राजसूय मतलब जब उसको क्या करना पड़ेगा, कन्फर्म करना पड़ेगा सुप्रीम सेक्रीफाइस, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, राजसूय करवाते हैं। अश्वमेध मतलब एक घोड़ा है अनक्वेश्चन, उसको जो है वो हर टेरिटरी में घुमाया जाएगा, जो उसको रोकेगा उसको लड़ना पड़ेगा, जो उसको नहीं रोकता है वो उसकी जो है वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। और वजपेयी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, ये ना बहुत लोग भूल जाते हैं इसको, और ये भी पूछा जाता है पेपर में। वजपेयी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिटरली अगर हम इसको समझे कि एक चैरेट रेस हो रही है जिसमें राजा को जीतना पड़ेगा। अगर आप फैमिली में सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए एक चैरेट रेस होती है, ठीक है, उसमें राजा को जीतना पड़ेगा। पहले जन थे, अब बन गए जनपद, ठीक है, ये याद रखना। सभा समितिज, यहाँ पर सभा एंड समितिज कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन उनके ना उतनी जितनी इंपॉर्टेंस उधर थी ना, जब हेरिडेटरी होगी तो सभा समिति को कोई पूछेगा नहीं सर। नहीं, पूछेगा ना। नहीं। लेकिन जब हेरिडेटरी नहीं है तो सभा समिति को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर यही क्लियर होता है कि जना से जनपद बने, हेरिडेटरी बनने की वजह से जो है वो अब सभा समिति का होल्ड है, लेकिन उतना नहीं रहा। लेकिन विधता, वो जो विलेज वाली हेड वाली थी ना, जो विलेज हेड, वो डिसअपेयर हो जाती है यहाँ से। मैंने वहां पे चार बताई थी ना, गणा, सभा समिति, विदिता और गणा। गणा मतलब विलेज वाला जो ग्रुप है, और विदिता जो हेड था वो खत्म। क्यों? क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे आर्मी का अलग से सेनापति ने। अब देखो यहाँ पर है, इट शुड बी नोटेड दैट इवन इन लेटर टाइम्स, ये बहुत बाद की बात आती है जब जनपद बन जाते हैं, स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पर उतनी नहीं थी लेकिन उतनी नहीं थी। यहाँ पर जो है वो वॉर के टाइम पे ही एकदम से आर्मी बना दी जाती थी, लेकिन आर्मी स्ट्रक सिस्टम यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। जो लेटर वैदिक फेज की लास्ट की फेज है, अराउंड 6th से लेकर या 5th सेंचुरी तक में, वहां पर आपको आर्मी देखने को मिलती है। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पर लेटर वैदिक फेज में, तो जॉइंट फैमिलीज यहाँ पर लेटर वैदिक फैमिली में जो है वो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम पे भी देखा गया है, जहाँ पर जो है वो 3-4 जनरेशन जो है वो साथ में रहती है, ठीक है। प्लस साथ में ये याद रखना कि अभी वेस्टर्न यूपी में ऐसा ही होता है, यहाँ भी अभी ऐसा ही देखते हैं। साथ में यहाँ पर जो है वो कम्युनल फीडिंग का भी जो है वो देखा गया है कंसेप्ट। फैमिली सिस्टम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वुमेन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। जो वुमेन की इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में, वो यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होती है। यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस देखने को मिलते हैं, साथ में चाइल्ड मैरिज या सती, ये सब जो है वो सिस्टम यहाँ पर अब देखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वुमेन वर नो लॉन्गर टू परमिटेड टू अटेंड असेंबलीज, जो पहले असेंबलीज को अटेंड कर सकते थे, अब वो असेंबलीज वगैरह भी यहाँ पर नहीं अटेंड कर सकते वुमेन, ठीक है। ये याद हो जाएगा ये मैम। प्लस साथ में 4 वर्ण की बात की गई है, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये 4 वर्ण है, ये याद रखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो है वो बर्थ बेस शुरू हो जाती है, जिसमें सोशल डिफ्रेंशिएशन जो है वो देखी गई है। सोशल डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पर जो है वो मेंशन किया कर रखा है। इवन जो आपका शूद्रा थे वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जिसने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया वो ब्राह्मण बन जाएगा। ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है आपने? हाँ जी सर। ठीक है। यहाँ पर लाइफ की स्टेजेस को कहा गया है कि लाइफ में एक जो जिंदगी है वो एक आश्रम है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आती है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, जिसमें हम अभी हैं। उसके बाद है गृहस्थ, हाउस होल्डर, जिसमें आप चले गए हो, ठीक है। वनप्रस्थ, जिसमें जो है वो आप वनप्रस्थ वाली अभी टाइम नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 4th स्टेज है संन्यास, ठीक है, वो फाइनल फिर एक लास्ट फेज होती है। तो ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, गृहस्था मतलब हाउस होल्ड लाइफ, वनप्रस्था मतलब जो है कि आप वन में चल जाते हो सब कुछ त्याग करके, और 4th है सन्यासी, उसके बाद होता है सन्यास वाली लाइफ, ठीक है। टुगेदर विद वर्ण, जो लेटर वैदिक फेज है, इसको कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी।
वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी, ये याद रखना। एक तो वर्ण भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, आश्रम को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, धर्म भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो वर्ण आश्रम धर्म, इन तीन की बात यहाँ पर की गई है, वर्ण आश्रम और धर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कंसेप्ट, याद रखना। अब यहाँ पे जो अपर 3 क्लासेस थी ना, उनको बोलते थे दिविजा, मतलब ट्वाइस बॉर्न, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बोथ शूद्र एंड चंदेलाज। अब चंदेलाज को ना यहाँ पर लोअर कास्ट कहा गया है। मतलब दिविजा का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए शूद्र और चंदेल को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। जब वो ब्राह्मण बनेंगे तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। एजुकेशन वाज लार्जली कन्फाइंड टू दिविजा क्लासेस। जो ये दिविजा है, ये टर्म पेपर में आ रखी है, मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन, मैंने देखा है कि दिविजा टर्म है क्या, शायद ये हमारे पेपर में थी, तो ये पूछ सकते हैं दिविजा टर्म को। दिविजा जो टर्म है, ये याद रखना, ये कन्फाइन कर रही है 3 कास्टिस के साथ, जिनका मतलब होगा ट्वाइस बॉर्न। इसमें जो है वो शूद्र और चंदेलाज को बाहर रखा गया है। और इन थ्योरी अगर हम बात करें, जो कि कहानियों में मेंशन्ड है, उसमें ये कहा गया है कि शूद्र और चंदेला को जो है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोबारा बर्थ लेना पड़ेगा एज अ ब्राह्मण, तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। एजुकेशन जो है वो लिमिटेड थी सिर्फ हायर सेक्शन तक, लोअर सेक्शन के लिए एजुकेशन नहीं थी। और ये टिल मिडल सेंचुरी तक भी हम देखते हैं, मिडल पीरियड में भी, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में भी एजुकेशन नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड इन द लेटर वैदिक फेज। के गोत्र की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। लिटरली इट मीन्स काउ पेन, मतलब एक गोत्र यानी कि एक पूरा का पूरा क्लैन, ठीक है, उसका सेम गोत्र होगा। जैसे आज भी हम देखते हैं कि गोत्र का मतलब होगा जिनके कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन एंसेस्टर के 100 लोग, अगर 100 पीपल जो है वो मिलते हैं, दैट इज, और एक सेम जो क्लान, एक सेम क्लैन के है वो, तो उनका जो है वो सेम गोत्र हो गया, तो उसको बोलते हैं गोत्र। मतलब ये सब एक क्लैन के है। और यहाँ पर कहा गया है कि 2 गोत्रों के बीच में जो वो मैरिज नहीं होती है। ऐसा सिस्टम अभी भी है मैम, सेम गोत्र के हाँ। सेम गोत्र के लोगों में शादी नहीं होती। हाँ जी सर, नहीं होती है। ठीक है। तो सेम गोत्र में जो है वो मैरिज नहीं होते, यहाँ पर जो है वो भी सिमिलर जो है वो मेंशन किया गया। अगर हम अपनी मतलब वेदों को पढ़ना है ना मैम, तो अपनी अगर हम सोसाइटी को आज कंपेयर करें और उस टाइम से हल्का हल्का सोच सोच कर प्रिपेयर करें ना, तो ये बहुत अच्छे से जो है वो याद हो जाएंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। कास्ट एक्सोगामी यहाँ पर देखी गई है, ठीक है, जिसमें जो है वो रिजिड सोशल हायरार्की यहाँ पर देखते हैं। बहुत रिजिड पीरियड था यहाँ पर, ठीक है। ब्राह्मण मतलब अगर नहीं पढ़ने देना है लोअर कास्ट को, तो नहीं पढ़ने देना, उनको नहीं नगर में आने देना, तो नहीं आने देना, वो नगर के बाहर ही रहते थे। तो ये डिवीजन है। सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट, उसके बाद क्षत्रिय जो वॉरियर या रूलर थे, देन उसके बाद आपका आता है ये वैश्याज जो ट्रेडर्स मर्चेंट यानी कि जो बनिए आज के टाइम पे अगर हम बात करें। शूद्राज अनस्किल्ड वर्कर्स थे जो इनके लिए भी काम कर रहे हैं, इनके लिए भी काम कर रहे हैं। और परिहार या हरिजन भी इनको कहा गया है, ये आउटकास्टिस थे, अनटचेबल जिनको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि हरिजन गांधी जी ने कहा है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सीधा याद रखना बस एग्रीकल्चर के अराउंड इकोनॉमी है लेटर वैदिक फेज में, और कुछ नहीं याद करना। मिक्स्ड फार्मिंग, क्योंकि आयरन की खोज हो गई है तो मिक्स्ड फार्मिंग भी यहाँ पर हो रही थी। कल्टीवेशन प्लस हाइडिंग, एकदम से गाय को नहीं छोड़ते, कल्टीवेशन गाय की भी करते हैं साथ में, मतलब कल्टीवेशन प्लस गाय दोनों ही इनके पास होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विश वर्ड यूज किया गया वो किया गया है क्लैन के लिए। पहले ये नहीं था, अब यहाँ पर एक क्लैन आ जाता है जिसका कहा गया है विश। और हेड ऑफ द हाउस होल्ड वो ऑन द लैंड, जो लैंड ऑन करता है और जो हाउस का हेड होता है उसको बोलते हैं गृहपति। ये याद रखना, गृहपति कौन हो गया, जो घर का मुख्य है, दैट इज योर गृहपति। देन उसके बाद यहाँ पर राइस और वीट वगैरह जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। और डाइटीज दाना और दक्षिणा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइटम्स की अगर हम बात करें तो दाना और दक्षिणा को यहाँ दक्षिणा यहाँ पर देखा गया है। प्लस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और देखो,
हड़प्पा सिविलाइजेशन को हमने कहा फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ठीक है। और महाजनपद पीरियड को कहा हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन। लेकिन उसके बीच में ये जो अर्ली वैदिक फेज है और लेटर वैदिक फेज है, यहाँ पर जो इकॉनमी है वो विलेज लेवल की है। तो मतलब यहाँ पर गांव में लोग रहते थे, यहाँ पर शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर भी शहर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं गांव में। तो वैदिक फेज में कहाँ पर लोग रहते हैं? गांव में, ये भी याद रखना, ठीक है। लार्जली रूरल, ठीक है। और यहाँ से एंड ऑफ द, जब जब ये फेज का एंड होना शुरू होता है लेटर वैदिक फेज का, तो ये लोग जो है वो गांव से शहरों की तरफ को मूव करना शुरू कर जाते हैं। मतलब गांव से जो है वो छोटे छोटे नगर बनने शुरू होते हैं, फिर नगर से बड़े नगर बनने शुरू होते हैं। और ये सब जो है वो हमें एविडेंसेस मिलता है हमारी बुक्स में लेटर वैदिक फेज में। इसमें ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोएट्री है लेटर वैदिक फेज की, वो एक पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड स्लीव्ड वेयर और रेड वेयर, इसमें पोएट्री के मेंशन भी है। देखो इस तरह से जो है वो ये एविडेंसेस मिलते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये पोएट्री का एविडेंस मैंने इसलिए यहाँ पर ये ब्लैकिश हो गया है ड्यू टू द हमारा जो नॉट ब्लॉक का स्कैन है उसकी वजह से। बट इस तरह से जो है वो पोएट्री के एविडेंसेस मिलते हैं। मेक श्योर ये क्लियर हो गया होगा मैम यहाँ से आपको। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, ये भी आ रखा है कि वेद में किस तरह की पॉटरी मिलती है। तो ये चार है, पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। इसमें मोस्ट कॉमन जो ब्लैक एंड रेड वेयर है। रिलीजन ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। अब पहले इंद्र भगवान थे, अग्नि भगवान थे। अब इंपॉर्टेंट है प्रजापति, प्रजापति दक्ष, जिसकी हम सब संतानें हैं, द क्रिएटर, प्रजापति दक्ष द सुप्रीम, ठीक है। अब यहाँ पर इंद्र और अग्नि ऑलमोस्ट लॉस देयर इंपॉर्टेंस। इंद्र भगवान और अग्नि भगवान को कोई नहीं मानता अब, ठीक है। यहाँ पर लॉस कर जाते हैं वो इंपॉर्टेंस, ठीक है। लेटर वैदिक फेज में यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट गॉड और आते हैं, विष्णु और रुद्र। रुद्र जो है वो गॉड ऑफ एनिमल्स, यानी कि आपके शिवजी भगवान जी। और विष्णु क्या है? प्रोटेक्टर। पहले प्रोटेक्टर कौन था? इंद्र भगवान। अब प्रोटेक्टर कौन हो गया है? विष्णु। और इंपॉर्टेंस हो गए प्रजापति की। तो ये पूछता है क्वेश्चन, इंद्र कब इंपॉर्टेंट था, कब नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर लेटर वैदिक फेज में कौन कौन आ गया अब आपका? एक तो प्रजापति और दूसरा विष्णु, तीसरा विष्णु रुद्र, रुद्र। ठीक है। शिव विष्णु वो सब आ गए। शिव जी को यहाँ पर कहा गया है रुद्र, यानी कि रुद्र अभी भी कहते हैं शिवजी भगवान जी को। यहाँ पर जो है वो गॉड ऑफ एनिमल्स। विष्णु का काम है प्रोटेक्ट करना, विष्णु भगवान का, ठीक है। प्लस लेटर वैदिक फेज में ना कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस को बहुत बढ़ावा दिया गया है। सेक्रीफाइस मतलब आपको कुछ भी करना है, आपको यू हैव टू परफॉर्म सम मंत्रास। मतलब ब्राह्मण का डोमिनेशन जो है वो बहुत रहा है। और ब्राह्मण इन रिटर्न में उनको क्या मिल रहा है? ब्राह्मण्स को इन रिटर्न में क्या मिल रहा है? दक्षिणा। एक तो ये वाला सेक्रीफाइस होगा। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रीफाइसेस के नाम पे ना एनिमल्स का बहुत हाई लेवल पर सेक्रीफाइस हुआ। डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैटल वेल्थ, एनिमल्स का बहुत हायर लेवल पर जो है वो सेक्रीफाइस हुआ है। जनरली इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ एनिमल्स। और हम देखते भी ना कि राजा युद्ध पर जाने से पहले एक बलि देता है, ठीक है, जैसा मूवीज में भी दिखाया जाता है। तो सेम चीज जो है वो यहाँ पर भी थी, ऐसी कुछ। अश्वमेध। अब मुझे बताओ ये तीनों का मतलब बताओ मुझे। मैंने क्लियर करवाया आपको, ये मुझे बताओ। सर अश्वमेध तो था ना कि वो घोड़ा छोड़ेंगे और जिसकी टेरिटरी में जाएगा वो उसकी होगी। ठीक है। और या फिर युद्ध राजसीयु, लड़ना पड़ेगा। राजसीयु, सर राजसूय क्या था, वो नहीं आता सर। फिर राजसीयु का मतलब हो गया, मुझे। राजसीयु यज्ञ परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ जी। सिंपल, राजसूय यज्ञ। और और ये बीच वाला। वजह आप, ये हो गया चैरिट रेस। उसको वो हाँ जी। अपनी फैमिली में सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए हाँ उसको जी। एक चैरिट रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से आता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ऋग्वेद और लेटर वैदिक फेज में। मतलब लेटर ऋग वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज। तो देखो टाइम पीरियड तो सबसे पहले 1500 से 1000 और 1000 से 500। यहाँ पर कोर एरिया मैंने आपको बताया कि सप्त सिंधु रीजन था। यहाँ पर कोर एरिया था आपका गंगा और इंडो गंगा प्लेन्स का। देन यहाँ पर पॉलिटिकल स्पीयर में हमने देखा कि यहाँ पर राजन था, छोटी छोटी ट्राइब्स थी, हेरिडेटरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर हेरिडेटरी था।
यहाँ पर वॉर्स जो है वो गाय के लिए होती थी, यहाँ पर वॉर जो है वो टेरिटरी के लिए हो रही है। दैट मीन्स राष्ट्र जो है वो पहले, यहाँ पे जो छोटे छोटे जन थे यहाँ पे जनपद थे, ठीक है। और यहाँ पर ट्राइबल असेंबलीज थी जिसमें सभा समिति विदिता और गण थे। यहाँ पर सभा समिति तो थी लेकिन विदिता जो है वो नहीं थी। यहाँ पर जो है वो नो टैक्स, नो कलेक्शन ऑफ टैक्स सिस्टम, नो टैक्स सिस्टम था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर टैक्स सिस्टम कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे आर्मी नहीं थी, यहाँ पे भी आर्मी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आर्मी जो है वो लेटर फेज में डेवलप्ड होनी शुरू हो जाती है। जो ये ऋग वैदिक फेज है, यहाँ पर जो है वो वुमेन को थोड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, यहाँ पर लेटर वैदिक फेज में जो है वो वुमेन को रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं थी। सो दिस इज़ अबाउट आवर क्लास, ठीक है। इसके बाद वुमेन का मैंने आपको ये सब बता दिया। सोसाइटी हो गया मैम, पूरा जो है वो वेद अभी ख़त्म हो चुके हैं। ये जो इकॉनमी थी यहाँ पर वो एग्रीकल्चर यानी काऊ के पास्टोरल इकॉनमी थी, मतलब गाय के अराउंड इकॉनमी थी। यहाँ पर एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी। रिलीजियस स्फीयर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई टेम्पल नहीं थे, यहाँ पर जो वर्शिप करते थे वो नेचुरल फोर्सेस की करते थे, जैसे इंद्र भगवान हो गया, अग्निदेव हो गया, वायुदेव हो गया, पवन देव हो गया, सूर्यदेव हो गया, धरती हो गई। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं प्रजापति दक्ष, रुद्र यानी कि जो गॉड ऑफ एनिमल्स, विष्णु जो गॉड ऑफ प्रोटेक्टर है, साथ में यहाँ पर इंद्र और अग्नि डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेक्रीफाइस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। क्लियर। गोत्र अथर्ववेद में मेंशनड है, देखो यहाँ पर मेंशन है गोथर्व अथर्ववेद, और ये पूरा का पूरा यहाँ से सत्यमेव जयते आपका मुकंदय उपनिषद हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति जो विष्णु ब्रह्मा महेश, शिवजी ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों का जो है वो आपका ठीक है मैत्री यानी उपनिषद में है। मेंशन ऑफ ग्रेट फ्लड्स आपका सतपथा भ्रमणा में मेंशनड है मैम, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले चांसेस है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऋग्वेद में मेंशनड है, ठीक है। देन उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है यहाँ पे जो कर सकते हैं हम।